Hi everyone, good morning. I hope you will be learning English language very well. So सभी इंग्लिश लवर्स का इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग लेने जा रहे हैं ये पैसेज जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपसे शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट में मुझे मिला है वीडियो कमेंट्स में कि सर आप पूरा हिंदी एक्सप्लेन कर दिया करिए, सो आई विल डेफिनेटली बी एक्सप्लेनिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें लिखा हुआ है सी ऑल्सो राइजेस, मतलब समंदर में उफान है, समंदर में लहरें ऊपर उठ रही हैं। राइज का मतलब है बढ़ना, राइट। और द सन राइजेज इन द ईस्ट तो आपको पता ही है, राइज का मतलब है उदय होना। तो समंदर में भी उफान आ रहा है, लहरें ऊपर उठ रही हैं। ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन ओशंस लोकल इम्पैक्ट, मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना, और द इंडियन ओशंस लोकल इम्पैक्ट, और भारत का जो महासागर है उसका जो लोकल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको समझने के लिए समंदर में भी तूफान है। हेडिंग्स हमेशा द हिंदू की थोड़ी आर्टिस्टिक तरीके से रहती हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। अभी ये एकदम आर्टिस्टिक तरीके से है, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो समंदर में उफान था, उनके चरणों तक उनको प्रणाम करने के लिए समंदर एकदम उफान तक आ गया था। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जब देवकी नंदन जी उनको लेकर के जा रहे थे तो वो समंदर में उफान था। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है आर्टिस्टिक तरीके से कि समंदर में भी उफान है और हिंद महासागर के जो लोकल इम्पैक्ट है, राइट, हिंद महासागर के जो लोकल इम्पैक्ट है, उसका जो स्थानीय प्रभाव है, उसके समझने के संदर्भ में ये पैसेज है। आइए पढ़ते हैं। इंडिया मस्ट कोलैबोरेट विद कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन टू इन्वेस्ट इन डेटा गैदरिंग ऑन वार्मिंग। कोलैबोरेट का मतलब होता है किसी का साथ करना, उसके साथ में वर्क करना। सो मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर नोट करें। एंड कोलैबोरेट एंड कोरोबरेट, ये दोनों वर्ड्स काफ़ी मिलते जुलते हैं। कोरोबोरेट वर्ड है और यहाँ पे कोलैबोरेट वर्ड है, राइट। और क्यों ना हम इलेबोरेट को भी ले लें जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सो कोरोबोरेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना। कोरोबोरेट मीन्स टू कंफर्म समथिंग, राइट, टू कंफर्म। एंड कोरोबोरेट को हम रिलेट कर सकते हैं रोबोट से। रोबोट पहले जो कमांड्स हैं उनको कंफर्म करता है अपने, चूँकि ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट तरीके होते हैं इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए। कोलैबोरेट, रोबोट। एंड कोलैबोरेट वर्ड वर्ब है जिसका मतलब है टू एक्ट जॉइंटली, साथ में मिल करके काम करना, साथ मिल कर काम करना। तो दैट इज एक्ट जॉइंटली, कोलैबोरेट। सो दे corroborated that they are in collaboration with this organization। तो इस तरह से आप इस पे एक सेंटेंस बना सकते हैं कि they corroborated, उन्होंने कंफर्म किया कि दे आर इन कोलैबोरेशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो मिल करके कार्य कर रहे हैं, ऐसा इसका सेंस आ रहा है। आई होप आप सभी को ये क्लैरिटी होगी और आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इट विल लुक बेटर। या सो दिस इज कोलैबोरेट, कोरोबोरेट, कोलैबोरेट। एंड अगर आप इसकी नाउन की तलाश में हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज कोलैबोरेशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड इसके अगर नाउन की बात करें तो दिस विल बिकम कोरोबोरेशन, राइट, कोरोबोरेशन, कोलैबोरेशन। एंड इलैबोरेट, इलैबोरेट इज वर्ब जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब इन डिटेल, डिस्क्राइब इन डिटेल, इलैबोरेट। सो इलैबोरेट में इलोंगेट वर्ड आ रहा है, किसी चीज़ को लंबा करके बताना, इलैबोरेट करना। एंड एग्जैगरेट का मीनिंग क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और इसका नाउन क्या होता है ये भी आपको बताना है, एग्जैगरेट का मीनिंग क्या है।
कुछ लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मीनिंग क्या है और इसका नाउन क्या है, ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। इंडिया मस्ट कोलैबोरेट विद कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन टू इन्वेस्ट इन डेटा गैदरिंग ऑन वार्मिंग। वार्मिंग का मतलब है जो इतना आजकल गर्मी हो रही है, आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे, ज़बरदस्त गर्मी हो रही है, तो उसको लेकर के, उसकी जांच करने को लेकर के डेटा को इकट्ठा करने की ज़रूरत है कि भाई इतनी गर्मी क्यों हो रही है, राइट। भारत को गर्मी मतलब तपन से संबंधित जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे अन्य देश हैं, जो हमारे भारत से लगे हुए सटे हुए जो अन्य देश हैं, उनसे हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, उनके साथ हमें मिल करके काम करना चाहिए और बात करनी चाहिए, इसका रीज़न निकालना चाहिए कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। इंडिया में बी roiling in heat waves, but the possibility of a munificent monsoon, as envisaged by the India Meteorological Department, may be contributing to some psychological relief। क्या ज़बरदस्त लाइन है, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आ रहा है रॉयलिंग। इंडिया मे बी रॉयलिंग इन हीट वेव्स। तो रॉयल का मतलब होता है झुलस जाना, ठीक है। कि आपको एक वर्ड आपने बड़ा अच्छा सुना होगा, स्कॉर्चिंग हीट। सो जब स्कॉर्चिंग हीट होती है तो मतलब चुभती हुई गर्मी। तो अक्सर ये लोगों से आप सुनते होंगे, इट इज़ सो स्कॉर्चिंग, इट्स स्कॉर्चिंग हीट आउट देयर, इट इज़ वेरी स्कॉर्चिंग, चुभती हुई गर्मी। इसका ऐड भी आपने देखा होगा, चुभती हुई गर्मी का मौसम आया, तो ये आपने सुना भी होगा, इट्स स्कॉर्चिंग। लेट मी प्लग इन दिस, या इट इज स्कॉर्चिंग हीट, चुभती हुई गर्मी। एंड यही यहाँ पैसेज में दिया गया है कि भारत भले ही गर्मी में झुलस रहा हो, रॉयलिंग, राइट। सो ROIL, रॉयल, ROIL, रॉयल, इसका मतलब है टू बी बर्न्ड कंप्लीटली, झुलस जाना, रॉयल। सो रॉयल को हम किसी कॉमन वर्ड से रिलेट कर सकते हैं कि जो रॉयल फैमिली के होते हैं उनके पास AC कार होती है, वो लोग झुलसते नहीं हैं, AC कार में निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरह से आप इसे कीवर्ड, ये वाला जो कॉलम है इसको मैंने कीवर्ड रखा है। कीवर्ड का मतलब है ऐसे वर्ड जो हमें पहले से ही आते हैं, उनसे हम कनेक्ट करके उनको लर्न कर सकते हैं। सो आइए पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में भी रॉयलिंग इन हीट वेव्स। सो हीट वेव्स तो आपको पता ही होगा, जो गर्म हवाएं हैं। सो भारत भले ही गर्मी से झुलस रहा हो, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ मुनिफिशेंट मानसून। तो मुनीफिसेंट, यहाँ पे जो मुनी वर्ड है ना, ये इनफ है आपको वर्ड को लर्न कराने के लिए। मुनीफिसेंट का मतलब होता है एक शानदार मॉनसून आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी को लेकर के लोगों के मन में ये विचार है, मुनीफिसेंट, राइट। दिस इज मुनी, MUNI, and ficent, munificent, this is adjective, and इसका noun munificence, and munificently is the adverb, so that's how, and this is the noun। so इसका मतलब होता है splendid, शानदार। वैसे मुनी वर्ड सुन करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऑल्ट्रिस्टिक वर्ड होगा, मतलब थोड़ा ईमानदार टाइप का। दिस इज ऑल्ट्रिस्टिक, ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक वर्ड मैंने पिछले सेशंस में कवर किया हुआ है, और ऑल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है जेनरस, जो काफ़ी जेनरस हो, ईमानदार हो, दैट इज कॉल्ड ऑल्ट्रिस्टिक। एंड इस वर्ड को लर्न करने का बेस्ट तरीका है भाई ऑल ट्रस्ट, मतलब ऐसे लोग जो जेनरस होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उन पर सब भरोसा करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भरोसा ना करे। ऑल ट्रस्ट ऑन ऑल्ट्रिस्टिक पीपल। सो हल्का सा मुनीफिसेंट सुन करके ऐसा लगता है जैसे उदार इसका मीनिंग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा उदार हो, ठीक है। लेकिन इसका जो मतलब होता है मुनीफिसेंट का, दैट इज़ एक्चुअली जो एम्पल अमाउंट में हो, मतलब इतना शानदार हो, ज़बरदस्त हो, या फिर एम्पल का मतलब होता है प्रचुर,
ठीक है, तो कहते हैं एकदम मस्त है, एकदम प्रचुर मात्रा में, तो दैट इज कॉल्ड मुनिफिसेंट। तो मुनियों की जो संतों की जो जिंदगी होती है उसमें प्रचुर मात्रा का सुख होता है। वो अपनी ही मुनि अपनी ही सोच में, अपनी ही जीवन की शैली में वो प्रचुर मात्रा का सुख उठाते हैं, ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वर्ड आ रहा है एनवीसेज्ड, एज एनवीसेज्ड, तो ऑब्वियसली ये पास्ट फॉर्म है क्योंकि ईडी लगा हुआ है, और एनवीसेज वर्ब है, और एनवीसेज का मतलब होता है विचार करना, किसी चीज को एनालाइज करना, पॉन्डर, राइट। सो दिस इज एनवीसेज। यहाँ पे सेज वर्ड भी आ रहा है, सेज का मतलब भी साधु होता है, तो एनवीसेज वर्ब है, दैट मीन्स टू थिंक अपॉन एंड टू कंसीडर, दिस इज कॉल्ड विचार करना। और एनवी सेज को सेज वर्ड से आप कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं, SAGE, सेज। और सेज का मतलब है जो ज्ञानी है, राइट, ज्ञानी है, साधु है, ऋषि है, तो उसे हम सेज कहते हैं। एंड सेजनेस इसी का नाउन है, तो इसका मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस। दोनों ही शब्दों से आप इसे रिलेट कर दीजिए। इस तरह से वोकैबुलरी को लर्न करने में काफ़ी आसानी रहती है जब आपके कीवर्ड्स मैच करते हैं। कैसा है इसका एक्सपीरियंस, आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए बताते हैं इसका मीनिंग आपको। तो यहाँ मैंने बता दिया था कि इंडिया में बी रॉयलिंग इन हीट वेव्स, भारत भले ही गर्मी में झुलस रहा हो लेकिन एक शानदार मॉनसून की संभावना, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए मुनिफिसेंट मॉनसून, राइट, एज envisaged by the Indian Meteorological Department, जैसा कि भारतीय मौसम विभाग ने कंसिडर किया था, उसके बारे में सोचा था, अनुमान लगाया था, तो मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम साइकोलॉजिकल रिलीफ। रिलीफ सभी को पता है, रिलीफ और रिलीव में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। सभी लोगों को बताना है कि रिलीफ और रिलीव में क्या अंतर है, बताना ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में। छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ। तो सिंपली जो इसका मीनिंग हो रहा है वो ये हो रहा है कि जैसा कि भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, कुछ मनोवैज्ञानिक राहत प्रदान करने में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब मनोवैज्ञानिक राहत का मतलब है कि, और साइकोलॉजिकल रिलीफ का मतलब है कि आपके दिमाग में भी बसा हुआ है कि बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। अब हल्का सा अगर मानसून आएगा और शानदार एम्पल अमाउंट का मानसून आएगा तो वास्तव में आपका साइकोलॉजिकल रिलीफ होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है पूरा मीनिंग आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन का मतलब है लंबे दौर में, मतलब जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं उनके लिए कहते हैं इन द लॉन्ग रन, आगे आने वाले समय में। हाउएवर, फिर भी, या इसको कहते हैं हालांकि, देर इज मच टू बी वरीड अबाउट, काफ़ी कुछ है टेंशन लेने के लिए, काफ़ी कुछ है, चिंतनीय विषय है। तो हालांकि लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय में चिंता के लायक काफ़ी कुछ है। अभी ऐसा नहीं कि एकदम रिलैक्सड ही हो जाना है। अ रीसेंट स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे and other international institutions has forecast, based on expected global carbon emission trends, the likely impact on the Indian Ocean। यहाँ पे आगे और बताया गया है कि अभी भी सब कुछ रिलैक्स नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट फाइन। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुणे में जो भारतीय उष्ण देशीय मौसम, ट्रॉपिकल का मतलब होता है जिनमें गर्मी पड़ती है, उष्ण देशीय, राइट, उष्ण देशीय मौसम विज्ञान तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनके वैज्ञानिकों की लीडरशिप में, उनके वैज्ञानिकों की अगुवाई में, लेड बाय का मतलब है लीड, लेड। आई होप आपको ये वर्ड पहले से ही पता होगा। दिस इज लीड, लेड, लीडेड नहीं होता है, तो इसको कहते हैं अगुवाई करना, उसको लीड करना, उसको आगे लाना। लेड बाय साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी पुणे एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज फोरकास्ट। इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। फोरकास्ट के बारे में मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आप
हमारे रेगुलर वीडियोस वॉच करते हैं तो आपको पता होगा मैंने एक स्पेशल बात बताई थी। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है कि मैंने इनके बारे में क्या स्पेशल आपको बताया था। मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी से और आपको ज़रूर बताना है कि इसमें मैंने स्पेशल क्या बताया था। एंड ये मल्टीपल वर्ड्स जो हैं ये आपकी वोकैबलरी को एनरिच तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत फ़ायदा करेंगे। तो ये वर्ड्स मैंने दिए थे, आपको बताना है कि मैंने स्पेशल बात इनमें क्या बताई थी। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब है उसके, फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, फोरटेल करना। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ग्लोबल कार्बन एमिशन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स का मतलब है दौर। तो जो कार्बन का जो एमिशन है, कार्बन का जो बाहर आना है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उत्सर्जन इसे कहते हैं एमिशन को, आपने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन, ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन। ग्लोबल का मतलब है विश्व स्तरीय, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के जो रुझान हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनके आधार पर इंडियन ओशन पर पड़ने वाले जो संभावित जो प्रभाव है उसका अनुमान उन्होंने लगाया था कि उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। लाइकली इम्पैक्ट मतलब संभावित जो इम्पैक्ट है। तो लाइकली यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव आ रहा है और इम्पैक्ट वर्ड एज अ वर्ब भी यूज होता है, एज ए नाउन भी यूज होता है। ये भी मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ कि दो एग्जाम्पल जरूर बताइए कि इम्पैक्ट एज अ वर्ब और इम्पैक्ट एज अ नाउन। आइए आगे बढ़ते हैं। दे रिपोर्ट दैट द इंडियन ओशन वार्म्ड 1.2 डिग्री सेल्सियस and will likely heat up 1.7 degree Celsius, 3.8 degree Celsius from 2020 to 2100. While heat waves are a live experience, the study warns of marine heat waves, their counterparts in the sea, and linked to rapid formation of cyclones, as likely to increase tenfold from the current average of 20 days per year to 220 days per year। काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया। आप लोग कह रहे होंगे कि सर बस यही तो दिक्कत है, ऐसे ही सेंटेंसेस में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने ये पर्टिकुलर रिसर्च की है, जिन्होंने ये बताया था, तो दे रिपोर्ट मतलब वे लोग रिपोर्ट करते हैं, वे लोग ऐसा बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं कि इंडियन ओशन वार्म्ड 1.2 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म हो गया है हिंद महासागर, 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है। और 2020 से 2100 तक के दौरान इसमें 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की एक्सपेक्टेशन है, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा आशंका है। भाई ये पैसेज तो एकदम वार्निंग देने वाला है। वाइल हीट वेव्स मतलब लू, राइट, जो गर्म हवाएं हैं, आर अ लाइव्ड एक्सपीरियंस, इन ये ऑलरेडी आप लोग एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं और उसका एक जीवंत अनुभव है। दीज आर लाइव्ड एक्सपीरियंसेस। और वहीं जो स्टडी है मरीन हीट वेव्स की, वो भी आपको वार्न करती है, चेतावनी देती है। तो समुद्री जो हीट वेव है, समुद्र उसके बारे में भी चेतावनी देता है। वही जो स्टडी है वो इसके बारे में भी चेतावनी देता है। देयर काउंटर पार्ट्स इन द सी, काउंटर पार्ट का मतलब है उनके एक तरह से चलने वाला जो साथ में, ठीक है। समुद्री हीट वेव, समुद्र के भीतर स्थल पर चलने वाले हीट वेव के काउंटर पार्ट होते हैं, मतलब समकक्ष होते हैं। ये वर्ड आप नोट कर सकते हैं। जो आपके सहकर्मी होते हैं, जिनको आप कलीग भी कहते हैं, राइट, so they are basically your counterpart, so I can simply say equal, जो आपके समकक्ष हैं, और I can say colleague, right, so this is called colleague, तो आपके समकक्ष होते हैं। रैपिड, ये साइक्लोन को भी फॉर्म कर सकती हैं, इससे तेज साइक्लोन भी आ सकता है। ऐसा ये लिंक करते हैं कि इससे तेज चक्रवात बनने का भी आशंका है। और चक्रवातों के आने की जो आवृत्ति है वो प्रतिवर्ष 20 दिन के वर्तमान
और बढ़ करके 220 से 250 दिन हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है। 220 से 250 डेज पर ईयर। वैसे करंट एवरेज तो 20 दिन का है, लेकिन आगे ये बढ़ सकता है। दिस विल पुश द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन इनटू अ नियर परमानेंट हीट वेव स्टेट। परमानेंट हीट वेव स्टेट में वो चला जाएगा और यह उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर को लगभग परमानेंट हीट वेव की स्थिति में ढकेल देगा। एक्सेलरेट माने बढ़ा देना कोरल ब्लीचिंग एंड हार्म द फिशरीज सेक्टर। और ये जो मछली पालन उद्योग है ना, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, मत्स्य पालन को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। द हीटिंग ऑफ द ओशन वुड नॉट बी मेयरली कन्फाइंड टू द सरफेस बट एक्चुअली इंक्रीज द हीट कंटेंट ऑफ द ओशन। तो ये केवल ऊपरी ऊपरी हीट नहीं होगा, बल्कि अंदर भी वो काफ़ी गर्म बढ़ा देगा। तो ये केवल सरफेस लेवल पे ना होकर के पूरा ओवरऑल उसमें वृद्धि होगी, बट एक्चुअली इंक्रीज द हीट कंटेंट ऑफ द ओशन व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस टू 2000 मीटर्स बिलो। जब सरफेस से 2000 मीटर नीचे उसको मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ दिस ओशन इज नाउ राइजिंग एट रेट ऑफ 4.5 जेटा जूलस पर डेकेड। हर 10 साल में ये 4.5 जेटा जूलस बढ़ रहा है and is predicted to increase at a rate of 16 to 22 zeta joules per decade in the future। भविष्य में भी ये 16 से 22 तक बढ़ने की इसकी आशंका है। जूल इज a unit of energy and 1 zeta joule is a billion trillion joules। तो ये पैसेज तो काफ़ी अलार्मिंग था, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। कैसा रहा इस पैसेज को रीड करने का एक्सपीरियंस, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में जब आप वोकैबलरी पूरी लिख लें, जब हिंदी का मीनिंग समझ में आ जाए, उसके बाद एक बार रीडिंग ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर तरीके से अपने गले को एकदम रेडी करके एक अच्छे से रीडिंग करेंगे और वो सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे जो अच्छी रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हेडिंग को थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना है। सी ऑल्सो राइजेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंडियन ओशंस लोकल इम्पैक्ट। India must collaborate with countries of the Indian Ocean to invest in data gathering on warming. India may be roiling in heat waves, but the possibility of a munificent monsoon, as envisaged by the India Meteorological Department, may be contributing to some psychological relief in the long run. However, there is much to be worried about. A recent study led by scientists at the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, and other international institutions has forecast, based on expected global carbon emission trends, the likely impact on the Indian Ocean. They report that the Indian Ocean warmed 1.2 degrees Celsius and will likely heat up 1.7 degrees Celsius to 3.8 degrees Celsius from 2020 to 2100. While heat waves are lived experience, the study warns of marine heat waves, their counterparts in the sea, and linked to the rapid formation of cyclones as likely to increase tenfold from the current average of 20 days per year to 220 to 250 days per year. This will push the tropical Indian Ocean into a near permanent heat wave state, accelerate coral bleaching, and harm the fisheries sector. The heating of the ocean would not be merely confined to the surface, but actually increase the heat content of the ocean. When measured from the surface to 2000 meters below, the thermal capacity of this ocean is now rising at rate of 4.5 zeta joules per decade and is predicted to increase at a rate of 16 to 22 zeta joules per decade in the future. Joule is a unit of energy and 1 zeta joule is a billion trillion joules, and this is given. Thank you all, and stay tuned with our channel. You can simply find our channel on YouTube just by typing Best English Speaking Course. You will find it out, and if you are new to our channel, do subscribe it so that you can get the notifications fast, and you can definitely get it. So this is our channel where you keep getting different updates, how to stop fumbling while speaking English, and multiple videos are there
right? You can watch them and enhance your knowledge. Stay tuned with us, and if you wish to do spoken English course, you can contact at this number. We have online sessions that will enrich your knowledge. Thank you all. Jai Hind.